नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं अनप्लग्ड विद प्रशांत। साल था 1721 और भारतवर्ष पे लगाया था ब्रिटिशर्स ने एक टैरिफ जिसका नाम था कैलिको एक्ट। क्या किया था इस कैलिको एक्ट ने कि भारतवर्ष की टेक्सटाइल इंपोर्ट जो पूरी विश्व व्यवस्था की इकोनॉमी में 25% थी वो गिर के 3% तक आ गई। क्या है इसका रिलेशन ट्रंप के द्वारा लगाए गए अभी के टैरिफ से? क्या इतिहास खुद को दोहराता है? क्या हर्बर्ट हूवर के साइन किए गए स्मूथ एंड हॉली एक्ट के बाद जो महामंदी आई थी, ट्रंप के इस एक्शन के बाद फिर से ग्रेट रिसेशन आने वाला है? साल था 1991, सरकार थी मनमोहन सिंह की और भारत ने दरवाजे खोले थे अपने वर्ल्ड की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी FDI, उसके लिए। विश्व बदल रहा था, ग्लोबलाइजेशन की बातें हो रही थी। कट टू 2025, विश्व व्यवस्था के दरवाजे फिर से बंद होने लगे हैं। ग्लोबलाइजेशन नहीं, एंटी ग्लोबलाइजेशन या प्रोटेक्शनिज्म की बातें होने लगी हैं। सारे देश अपनी अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए बाकी देशों पर टैक्सेस लगाने लगे। ऑब्वियसली इसमें अमेरिका सबसे आगे था। तो ट्रंप एक लड़ाई लड़ रहे थे जो उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी बोला था कि मैं जो है आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कैसे बनाने वाले थे ट्रंप में अमेरिका को ग्रेट? किसके खिलाफ थी ये लड़ाई? क्या भारत के खिलाफ, किसी इंडिविजुअल कंट्री के खिलाफ, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या किसी व्यवस्था के खिलाफ? ये लड़ाई थी डॉलर के खिलाफ। जी हाँ, अमेरिकी डॉलर के खिलाफ। अब ये एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि मतलब एक कंट्री का प्रेसिडेंट खुद ही अपने डॉलर के खिलाफ उसको नीचे करने की कोशिश कर रहा है। तो पहले समझते हैं कि ट्रंप ने अपने डॉलर की वैल्यू को कैसे गिराने की कोशिश की और क्यों गिराने की कोशिश की। तो डॉलर की वैल्यू जो है बाकी जो विश्व की बाकी देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी जो करेंसी है वो डॉलर के वैल्यू में कंपेयर की जाती है और डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप लोगों में से कई लोग पिछले 2-3 महीने में एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कुछ समय के बाद $1 = 100 रुपये होने ही वाला था। लास्ट जब हमने देखा था तो 87 रुपीज़ के आसपास डॉलर की वैल्यू चल रही थी और अचानक से आज जब हम देख रहे हैं तो डॉलर की वैल्यू कम होके 85 रुपीज़ पर डॉलर पर आ चुकी है और ये शायद और नीचे गिरती जाएगी। तो क्यों डॉलर की वैल्यू को गिराते रहना चाहते हैं ट्रंप? इसका एक बहुत सीधा सा उदाहरण है कि मान लीजिए कि एक इंडस्ट्री में एक वर्कर अमेरिका में काम कर रहा है। एक एक्स नामक वर्कर अमेरिका में अमेरिकन सिटीजन है और वो अमेरिका में जब काम कर रहा है तो उसकी प्रति व्यक्ति प्रति घंटा आय लगभग 22 से 23 डॉलर के आसपास होगी। वेयरएज अगर यही व्यक्ति चाइना का सिटीजन है और चाइना की किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो प्रति व्यक्ति प्रति हफ्ता आय लगभग $42 के आसपास होगी। इसका मतलब है कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्टमेंट और निवेश किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में चाइना में, वो इसीलिए क्या हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको चीप लेबर या चीप स्किल्ड लेबर मिलती है। तो अब जब ये डॉलर की वैल्यू कम कर देंगे तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो कंपनीज हैं ये यहाँ आने लगेंगी और जो अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट है, वो वापस अमेरिका में होने लगेगा। ये एक सिंपल सी लाइन है पर ये इतनी आसान है नहीं जितनी कि ये दिखती है। आपने कई बार देखा होगा कि बैट्समैन लालची बॉल को देख के बहुत जम के आगे बढ़ता है और पीछे जो हमारे धोनी जी खड़े रहते हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स, वो उसको स्टंप कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है ट्रंप के साथ। इन्होंने बल्ला लेके आगे तो बढ़ गए लेकिन पीछे से चाइना ने इनको स्टंप कर दिया है। तो टैरिफ्स लगाने के बाद हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि आप जब अमेरिका जाते हैं या अमेरिका से आपका कोई दोस्त आता है तो आप कहते हैं कि भाई US से आ रहा है, एक आईफोन लेते आना, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में आईफोन सस्ता मिलता है। वेरएज अब स्थिति उल्टी हो जाने वाली है कि जब US आप जा रहे होंगे आपका दोस्त बोलेगा कि भाई इंडिया से आ रहा है या चाइना से आ रहा है तो एक आईफोन लेते आना। ठीक है, बिकॉज एप्पल की कंसिडर्ड जो टोटल MRP है उस पर लगभग $2000 का इंक्रीज होने वाला है अगर ये टैरिफ्स कंटिन्यू रहते हैं तो। अब ये समझते हैं कि अगर फैक्ट्रीज चाइना से अमेरिका में आ जाएंगी तो क्या फ़र्क होगा। एक बहुत बड़ा बेसिक सिंपल सा फ़र्क होगा कि जब फैक्ट्रीज चाइना से अमेरिका में आ जाएंगी, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, और इसमें बहुत समय लगेगा अगर ये टैरिफ
बने रहते हैं, तो इस प्रोसेस में भी बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक दिन में नहीं बनती हैं, बहुत सालों में बनती हैं। तो जब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यूएस में आ जाएंगी, तो जो उनके वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो बेरोज़गार हैं, एक्चुअली स्किल्ड भी नहीं है और बेरोज़गार भी हैं, तो इनको जॉब मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, दे विल बी डूइंग समथिंग। ये एक्सपेक्टेशन है डोनाल्ड ट्रंप की। एक इकोनॉमिस्ट हैं स्टीफन मिरान, इन्होंने कहा था कि डॉलर की वैल्यू क्रेजीली ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा पागलपन की हद तक ओवर वैल्यूड है, जिससे एक्चुअली अमेरिका भी इनकार नहीं करता है। और इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप ने स्लो डेथ या स्लो कोमा का इंजेक्शन डॉलर को लगा दिया, ताकि डॉलर की वैल्यू धीरे धीरे नीचे आने लगे। अब थोड़ा सा हट के चलते हैं एक दूसरी कहानी की ओर। समय था वर्ल्ड वॉर 2 का। वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा पक्ष था, और यहाँ पर 3 पर्सपेक्टिव्स थे अमेरिका के: मित्र देश, न्यूट्रल देश और दुश्मन देश। ये टैरिफ्स जब अमेरिका ने लगाए कंट्री पे, बाकी सारी कंट्रीज पे जब ये टैरिफ्स लगे हैं, तो वापस से वही एक सेटिंग हमको होती हुई दिख रही है अमेरिका के पर्सपेक्टिव से। मित्र देश, न्यूट्रल देश और दुश्मन देश, ये साफ साफ दिख रहा है। अगर आप ग्राफ देखेंगे कि किस देश पे कितना टैरिफ इनिशियली लगाया गया, तो आप समझेंगे कि जो उसके मित्र देश हैं, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इन पे 10% टैक्स लगा था। न्यूट्रल देश जो हैं, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इन पे 26% टैक्स लगाया। और जो दुश्मन देश हैं टेक्निकली, इसके लिए चाइना हो गया, चाइना का चाइना यानी वियतनाम हो गया, जो कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स कर रहा है दुनिया भर में, और इम्पोर्ट नाम मात्र का हो रहा है। तो टेक्निकली एज अ पनिशमेंट और पेनल्टी 46% का उस पर टैक्स ठोक दिया, टैरिफ टैक्स ठोक दिया ट्रंप ने। तो एक तरीके से बहुत क्लियरली ये मेंशन हो गया। अब पिछले कुछ दिनों तक ये चल रहा था कि ट्रंप ने टैक्स लगा दिया सब पे, सारी कंट्रीज घबरा जाएंगी और इसके बाद में जो ट्रंप चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक खिलाड़ी था जो अड़ गया और उसने कहा कि भाई जैसे को तैसा हम देना जानते हैं, टिट फॉर टैट, वी नो हाउ टू डू एंड वी नो इट वेरी वेल। तो चाइना ने अगेंस्ट द 34% टैक्स, उन्होंने भी 34% टैक्स लगा दिया। यूएस को गुस्सा आया, उन्होंने एक दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि नहीं हटाया तो हम 50% का टैक्स तुम पे इंपोज कर देंगे और एक्स्ट्रा। चाइना ने कहा कर लो जी। यूएस ने 50% का और टैक्स उन पे इंप्लीमेंट और इंपोज कर दिया। चाइना ने भी वो टैक्स बढ़ा दिया। अब आप समझेंगे कि ये जो टैक्स खेल रहे हैं, टैरिफ खेल रहे हैं दोनों देश, ये किस तरफ बढ़ रहा है। तो जिस दिन ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन ये शूट हो रहा है, उस दिन की स्थिति ये है कि यूएस ने चाइना पे 145% का टैरिफ लगाया है और बदले में चाइना ने यूएस पे 125% का टैरिफ लगाया है। अब इसमें एक और कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसा मैंने कहा था कि बहुत इजी नहीं है कि आपने टैरिफ लगा दिया, आपका इकोनॉमी बिल्कुल अपसाइड डाउन हो जाएगी या एकदम बदल जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। अब आप ये समझिए कि यूएस की सबसे बड़ी जो एक्सपोर्ट है चाइनीज़ के लिए, वो उनके पिग्स का, जो वहाँ जो सुअर पालते हैं उनके लिए सोयाबीन्स का चंक्स हैं। वो नहीं भी जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाइना को। लेकिन चाइना की तरफ से रेयर अर्थ मेटल्स हैं, चाइना की तरफ से बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसी सामग्रियां हैं, रॉ मटेरियल्स हैं जो यूएस की फार्मास्यूटिकल्स के लिए, यूएस के डिफेंस के लिए, यूएस इनफैक्ट स्पेस एक्स की जो ये जो बनते हैं इनके यान, इसमें भी जो कच्चा माल है वो चाइना से आ रहा था। तो आप देखेंगे कि अगर यूएस ने रोक दिया तो चाइना को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चाइना ने रोक दिया तो यूएस की बैंड बज जाएगी। ये बात ट्रंप को कई लोगों ने, साथियों ने समझाई। तो हम बात कर रहे थे ट्रेड वॉर की, और मैं अब आपको याद दिलाता हूँ, मैंने शुरू में कहा था कैलिको एक्ट। कैलिको एक्ट 1721 जब आया था, जब ब्रिटिशर्स का राज हिंदुस्तान पे था। हिंदुस्तान बहुत अच्छा टेक्सटाइल का प्रोड्यूसर था, टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता था, और इस वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में, ब्रिटिश कंट्रीज़ में
बहुत ज़्यादा उनके जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है उनका माल नहीं बिकता था, यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था सस्ते दामों पे वो ही बिकता था। और यहाँ की जो प्रिंट क्वालिटी थी, कपड़े की क्वालिटी थी, वो बहुत अच्छी थी, इस वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, हिंदुस्तान तो ऑलरेडी कॉलोनी था इनकी, तो इन्होंने कैलिको एक्ट लेकर के आ गए, जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा हेवी टैरिफ्स लगा दिए इसके एक्सपोर्ट पे। मान लीजिए कोई चीज़ 5 रुपये की है उस ज़माने में, तो और 5 रुपये आपको देने पड़ेंगे, तो वो चीज़ 10 रुपये की हो जाएगी, और वहाँ जब रिटेल पे MRP अपना लगा के बेचेंगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो ऑब्वियसली तो यहाँ से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, और वही हुआ। और सिमिलरली उसी समय पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मशीनों से कपड़ा बनने लगा, और जो प्रिंटिंग थी, इफ़ नॉट द क्वालिटी बट द प्रिंटिंग, वो तो उन्होंने मैच कर ली। और हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट का जो वर्चस्व था वो 25% से कम होके आज 2025 में 3% पे आ गया। ये है ट्रेड वॉर की असलियत। ट्रेड वॉर से किसी देश का भला नहीं होता है, लेकिन देशों की अर्थव्यवस्थाओं की कमर टूट जाती है। स्मूथ एंड हॉली एक्ट 1929 जब इम्प्लीमेंट होने जा रहा था, जब लागू होने जा रहा था, कई सारे अर्थशास्त्रियों ने, इकोनॉमिस्ट ने मना किया था कि इसको इम्प्लीमेंट मत करो, इट विल बी डिजास्ट्रस फॉर द इकोनॉमी ऑफ US। एक क्या एक्ट था, इसमें लगभग 20,000 वस्तुओं पे एक हेवी टैरिफ इम्पोज किया गया था, जो भी उसको अमेरिका में भेज रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। और ये करने से हर्बर्ट हूवर को ये लगा कि बिल्कुल अमेरिका जो है, जो आज ट्रम्प को लग रहा है, सिमिलरली उनको लगा कि अमेरिका विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक पावर्स। लेकिन इसका नतीजा एकदम उल्टा हुआ। भारी मंदी, महामंदी आई, और जिसको हम द ग्रेट रिसेशन भी बोलते हैं। बहरहाल तनातनी की स्थिति बनी हुई है। 125% का टैरिफ लगा चुका है चाइना अमेरिका पे, 145% का इस तरफ से US ने लगा रखा है चाइना पे। इंडिया पे इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पे आने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप जाना चाहते हैं हार्वर्ड या US की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो आप बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि वहाँ जा कर के मैं पढ़ूंगा और फिर वहीं जॉब कर लूँगा, तो कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पर कि आपको वो मौका मिलेगा नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं बिहाइंड द सीन्स जहाँ पर आपको शायद ये मौका नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि अगर रिसेशन आया, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस टैरिफ के खेल के बाद, तो जब रिसेशन आएगा तो यू विल बी फॉरेनर विद रिस्पेक्ट टू US। आप फॉरेनर होंगे US की कंट्री ज़मीन पे, और सबसे पहले अगर किसी की नौकरी जाएगी या जिसको हटाया जाएगा वो आप ही होंगे, अगर आप भारत से अभी जा कर के ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ, सालों से रह रहे हैं, वहीं के सिटीजन हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, पर फिर भी रहेगी। ये हो गया उन लोगों के बारे में जो अभी जाना चाह रहे हैं US। अब हम लौट के आते हैं इस बात पे कि इंडिया की इकोनॉमी पे इसका क्या असर होने वाला है। देखिए, ये जो तनातनी का जो खेल चल रहा है US और चाइना के बीच में, इससे इंडिया को थोड़ा सा एडवांटेज होने वाला है। अब ये एडवांटेज कैसे होने वाला है? चाइना US को एक्सपोर्ट करेगा नहीं, US भी ऑब्वियसली 145% का टैक्स लगाया हुआ है, उधर से 125 लगाया हुआ है, तो US भी कुछ एक्सपोर्ट नहीं करेगा चाइना को। तो US और चाइना दोनों को मार्केट चाहिए अपने माल को खपाने के लिए। आप देखेंगे कि कुछ समय पहले से ही चाइना ने हिंदी चीनी भाई भाई, ड्रैगन एंड हाथी, ड्रैगन एंड एलिफेंट का एक नारा निकाल दिया है, और हिंदी चीनी भाई भाई वापस से वो करने लगे। हालांकि हम जानते हैं चाइना की सीरत कैसी है, तो उस पर कोई भरोसा तो करता नहीं है कोई भी, बट फिर भी चाइना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। गलवान का मैटर अचानक सुलझ गया है, एकदम से चीज़ें सॉफ्ट होने लगी हैं, नॉर्मलाइज होने लगी, जबकि चाइना ऐसा कभी करता नहीं है सालों से। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। तो चाइना अपने मटेरियल को डंप करेगा बहुत सस्ते दामों में इंडिया में। इसका एडवांटेज ये होगा कि हमारे यहाँ चीज़ें महंगी नहीं होंगी। अगर मंदी भी आती है तो भी हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो कमोडिटीज़, जो थिंग्स जो बिकने के लिए मार्केट में चीज़ें हैं, वो उतनी महंगी नहीं होंगी, क्योंकि चाइना उसे डंप करेगा, क्वांटिटी में डंप करेगा।
लेकिन घाटा ये है कि अगर वो क्वांटिटी में डंप करेगा तो यहाँ जो इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको लोकल मार्केट में अपना मटेरियल खपाने के लिए, अपने मटेरियल को बेचने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब इसमें अच्छी बात यह है कि फ़िलहाल के समय में यूएस ने इंडिया पे जो 34% का टैक्स लगाया था, 26% का टैक्स लगाया था, उसको वापस 10% तक कर दिया है, बेस लाइन पे कर दिया है। तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो जो हिंदुस्तान का माल है चाइना की जगह इंडिया उसको एक्सपोर्ट करने लगेगा और चाइना अपना मटेरियल इंडिया में डंप करना शुरू करेगा। सो बेसिकली यू कैन सी कि चाइना से माल आया इंडिया में, इंडिया की लोकल खपत हुई और जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने माल को एक्सपोर्ट करेंगे। तो टेक्निकली इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी और स्ट्रांग होने के भी चांसेस हैं। हालांकि ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है। मुझे लगता है कि ये जो स्थितियाँ पैदा हुई हैं इससे हमारे देश के यूथ को ये समझ जाना चाहिए कि अगर फ्यूचर डेवलप करना है अपना भी और देश का भी, तो आपको देश में रुक के देश के हित में अपने काम को आगे बढ़ाना होगा। तो देश का भला आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, तो देश ऑटोमेटिकली सुदृढ़ हो जाएगा। इसके पीछे कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, कई इट्स नॉट वेरी इजी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, बट मोटी बात यह है कि अगर आप देश में रुक के देश अपना भला करेंगे तो देश का ऑटोमेटिक भला हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और फिर हिंदुस्तान को इस रैट रेस में नहीं भागना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान स्किल्ड है और अपनी इकोनॉमी को एफिशिएंटली चला सकता है तो बाकी सारी कंट्रीज़ भी उसके साथ नॉर्मल रिलेशंस रखने को आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो ट्रम्प के इन कारनामों को कवर करने के लिए और उसका एनालिसिस करने के लिए हमने एक सीरीज़ बनाई है, ट्रम्प डिकोडेड। तो जब भी कुछ नया एक्शन होगा तो आपके पास में ट्रम्प डिकोडेड की एक सीरीज़ आप तक पहुंच जाएगी। आप कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि ट्रम्प को ये एक्शंस लेने चाहिए थे या सचमुच एक बल्लेबाज आगे तो निकल गया है लेकिन वो पीछे स्टंप आउट हो चुका है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।